तो भाई सबको मेरा गुड इवनिंग सबको। क्या उर्मी? बहुत अच्छा था सर। अच्छा बढ़िया था। और बताइए सागरिका, सागरिका आप बताइए, निशा बताइए, मजा आया? देखो मैं बस एक टिप दूंगा आप सबको ना कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त ना एग्जामिनर का दिमाग कब फिर जाए, वो कहाँ आपसे पूछ ले तो ऐसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन गलत सेट कर दे और वहाँ पे डाटा इनसफिशिएंट करके भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। जैसे स्प्लाइसिंग वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे मैं क्वेश्चन इनकरेक्ट लिखा था ना, वहाँ पे आपको एग्जाम में मिल सकता है डाटा इज इनसफिशिएंट, तो आपको ऊँच ऊँच करना पड़ेगा। तो ऐसे करके अब आप इसको कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमने तो लिखा था ना भैया कि क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, तो आपको वो देखना चाहिए। आप तो बस आपने दिमाग में स्प्लाइसिंग सेट करके रखा है और स्प्लाइसिंग मारेंगे तो आपका लुटिया डूब जाएगा, ऐसा ना। चलो हम अपना देखते हैं क्वेश्चन भाई। The type of gene regulation governing the lactose operon of Escherichia coli that involve the LAC-I gene produce is the best described as। तो देखो हमारा लैक ओपेरान होता है हमारे यूकैरियोटिक सिस्टम में या प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। जैसे देखो जितने भी जीन हैं सारे जीन के पास इंफॉर्मेशन होते हैं। हमारे मतलब एक सेल के पास बहुत सारे जीन होते हैं। मतलब हमारा जो सेल बना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो उसके पास तो सारे जीन आए हैं भैया ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारा जीन एक साथ काम कर रहा है, सारा प्रोटीन एक साथ बन रहा है। जिस सेल में जिस प्रोटीन की ज़रूरत होता है वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और प्रोटीन बना के काम करवाता है। और सारे जो जीन होते हैं वो अपना डॉर्मेंट फॉर्म में रहते हैं। अगर आप एज्यूम करें आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है तो मान लो आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एक हम टिपिकल फैमिली की बात करें तो न्यूज़पेपर आएगा तो आपके पापा क्या देखेंगे, पॉलिटिक्स का न्यूज़ देखेंगे या ऐसे खेल-वेल का न्यूज़ देख लिए। मम्मी के पास जाएगा तो मम्मी क्या देखेंगी, मम्मी देखेंगी कि हाँ, खाना कैसे बनाएँ, रेसिपी कैसे। भाई के पास गया, भाई क्रिकेट का देख रहा है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, इधर बॉलीवुड का न्यूज़ देख रहा है। आपके पास न्यूज़पेपर लड़कियों के पास आएगा तो आप क्या देखेंगे, मेहंदी कैसे लगाएँ, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ें हो रही है, ऐसे करके अपने काम की चीज़ें देखोगी ना। तो ऐसे करके हमारे सेल में भी होता है, जिस जीन की ज़रूरत होती है सिर्फ़ उसी जीन को मतलब ऑन किया जाता है। तो आपके पास पेपर तो गया था एज़ ए सेल, उसके पास सारे इन्फॉर्मेशन थे, सारे जीन थे, लेकिन आप सारे चीज़ें को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़। तो जीन को हम ऑफ कंडीशन में रखते हैं, तो ऑफ कंडीशन करने के लिए लैक ओपेरान चलता है। लैक ओपेरान मतलब ओपेरान क्या होता है, ग्रुप ऑफ द जीन होता है जो कि स्विच ऑन स्विच ऑफ कंडीशन में किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम टिपिकल एस्केरिया कोलाई की बात करते हैं तो यहाँ पे लैक ओपेरान चलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आइपोजया मतलब आई से होता है रेगुलेटर जीन, पी से होता है प्रमोटर, ओ से होता है अपरोटर, जया मतलब जेड कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई कोड करता है आपका परमिएज एंड एक कोड करता है ट्रांससाइक्लेज। तो आई जीन करता है भैया रिप्रेसर बनाता है, रिप्रेसर जाता है ना तो लैकोपेरान चलता रहता है ना, उसे रिप्रेस कर देता है, ठीक है? लैकोपेरान को बंद कर देता है तो निगेटिवली वो उसको रेगुलेट करता है ना, निगेटिवली रेगुलेट करता है। तो फिर उसको क्या ज़रूरत, अगर वो बंद कर देगा तो उसे इंड्यूस करना पड़ेगा, और इंड्यूस करने के लिए वहाँ पे किसका ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पे लैक्टोज का या एलो लैक्टोज का ज़रूरत पड़ेगा। तो लैकोपेरान इज निगेटिव इंड्यूसिबल नॉट रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल क्या होता है, ट्रिप्टोफैन एपोरान होता है। तो ये आप बात जानते रहेंगे भैया, गलती मत करो आप ना। चलो आगे चलते हैं जी। भैया लैकोपेरोन तो पॉजिटिव भी होता है ना? अगर हम देखो किसके केस में करेंगे, अगर हम रेगुलेटर के लैक आई के बाद में मतलब कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो उसे हम निगेटिव इंड्यूसिबल बोलेंगे। निगेटिवली रेगुलेट कर रहा है, देखो क्या है, हमारा सेल एक जीन है, मान लो कोई भी ओपेरान है वो अपने से अच्छे से काम कर रहा है, जेड वाई ए ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर रिप्रेसर आएगा तो वो कहाँ बाइंड करेगा, ऑपरेटर से बाइंड करेगा, तो उसे निगेटिवली रेगुलेट कर देगा, उसे बंद करा देगा ना, तो वो निगेटिव फीडबैक देगा भैया कि अब तब चलो ऑपरेटर पकड़ लेता है, फिर प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता, ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता, तो उसे नेगेटिव बोलेंगे उसमें ना। बताओ। हाँ भैया। तो वही चीज़ है। हाँ। चलो आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द केस ऑफ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम द मेल प्रोसेसेस अ बॉर बॉडी। ठीक है, तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स एक्स वाई होता है ना। तो एक्स एक्स वाई होता है तो यहाँ पे देखो एक एक्स रहता, एक्स वाई रहता तो कोई बार बॉडी नहीं रहता। एक्स एक्स वाई है तो एक एक्स अपना काम करेगा, एक एक्स बार बॉडी की तरह बनाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा का ऑप्शन है एडल्ट फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम सो हेट्रोसोमल ट्राइसोमी। तो भैया टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स जीरो टाइप का होता है ना,
X0 है तो वहाँ पे आपका नहीं, हेट्रोसोमल ट्राइसोमी नहीं दिख रहा है। हेट्रोसोमल ट्राइसोमी आपको क्लिनोफिल्टर में देखा जाएगा, जहाँ पे XXY होगा आपका। देखो यहाँ पे टर्नर में X0 होता है ना, वहाँ पे तो सिर्फ बेचारा एक X है। अगर 2 XX होता तो होमोसोमल देखने को मिलता। हेट्रोसोमल रहेगा तो XY होना जरूरी है, लेकिन वहाँ पे X0 है तो हेट्रोसोमल नहीं बोलेंगे, तो दूसर का हो जाएगा गलत। आपका पहल का स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है भैया। 5 प्राइम पे होता है फास्फेट ग्रुप एंड 3 प्राइम पे होता है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। पॉलीमरेज हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करते हैं और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं, इसलिए डीएनए का सिंथेसिस जो होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ये बात बिल्कुल सही है। प्राइमर आर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। भैया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पॉलीमर को रिमूव नहीं करता है, मतलब प्राइमर्स को डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है प्राइमर को रिमूव। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। प्रूफ रीडिंग इज डन बाय आरएनए पॉलीमरेज, नहीं, प्रूफ रीडिंग भी डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। समझ रहे हो कि नहीं मैं जो बता रहा हूँ? प्रूफ रीडिंग 1 करता है ना, पता है कि नहीं? बताओ भाई, बोला करो। हेलो बोला करो क्लास में। चलो आगे चलते हैं। लाइसोसोम में ओरिजिनेटेड विच ऑफ द, लाइसोसोम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? जब कहा जाए तब बोला करो, बीच में नहीं। राजनाथ म्यूट हो। क्या हुआ? क्वेश्चन ये भैया, इसमें मतलब ये क्लिनो फ्रेगमेंट वाला होता है जो इसमें फर्स्ट वाले से होता है। हाँ हाँ हाँ, क्लिनो फ्रेगमेंट उसी से बनता है। चलो आगे चलते हैं हम। लाइसोसोम कहाँ से ओरिजिनेट होता है भैया? लाइसोसोम के पास होता है बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन, इसलिए एसिडिक वहाँ पे नेचर होता है, 5 pH होता है। तो वो डिराइव होता है जो आपका गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी का जो वैक्यूल मतलब बनता है आपका वेसिकल, तो उसी से आपका गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होता है लाइसोसोम का। ठीक है, तो आप याद रखेंगे गोल्जी बॉडी से बनता है, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, माइटोकांड्रिया में जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज होता है लोकेटेड ऑन द माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स। बिल्कुल गलत बात है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो होता है आपका इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन पे मिलता है। तो ये आप बात बिल्कुल गार्ड बांध लेंगे कि आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन पे मिलता है, तो पहले का हो गया गलत। अब दूसरा का कह रहा है माइटोकांड्रिया हैव देयर ओन सेपरेट प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ये बिल्कुल सही बात है, इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल आर द दोज ऑर्गेनेल विच हैविंग द ओन डीएनए, जहाँ पे वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस कुछ अमाउंट में कर सकते हैं और बहुत सारा अमाउंट प्रोटीन के लिए वो न्यूक्लियस पे डिपेंड रहते हैं। तो इसलिए माइटोकांड्रिया के पास मशीनरी होती है क्योंकि डीएनए होता है उनके पास। तो ये दूसरा वाला सही है, कुछ हद तक तो हम दूसरा कर सकते हैं ना। काफ़ी लोगों ने सही किया। देखो डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए जो होता है भैया, वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे मिलते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिलते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। भैया हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ मिलता है? 80 के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। जिससे के बीच में कितना? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो नाइट्रोजन बेस है ना। कहाँ कहाँ भाई, दिमाग लगा के क्वेश्चन किया करो। शुगर और फास्फेट के बीच में क्या रहता है? फास्फोडाइस्टर रहता है। शुगर एंड नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो आप सब थोड़ा सा ध्यान लगाया करो। पूजा वूजा करते हो भगवान की, ध्यान लगाते हो कि नहीं? सुबह क्वेश्चन में का है नहीं ध्यान लगता है? बताओ बताओ भाई। कहोगे कि सर टाइम कम था, यही कहोगे ना मेरे से, जानता हूँ मैं। 56 लोग हैं लेकिन बोलने के नाम पे कोई आता नहीं है। केएम वैल्यू की बात करते हैं, मिक्लिस मेसन काइनेटिक्स बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे। तो केएम वैल्यू वो वैल्यू होता है जहाँ पे वी मैक्स का आधा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है हाफ ऑफ द वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। मान लो आपको साइकिल से कहीं पे जा रहे थे घूमने, आपको मैक्सिमम मतलब चलाना था 20 किलोमीटर पर घंटा, तो वो कितना टाइम लगाओगे कि आप 10 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लोगे? वो कितना सेकेंड कितना मिनट का टाइम होगा? वही होता है मिक्लिस कांस्टेंट केएम वैल्यू। तो वही होता है 1/2 ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। चलो ठीक है, ये हो गया। विथ रेफरेंस टू पायरेटरी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कह रहा है भैया ऑक्सीडेशन के बारे में कह रहा है, मतलब ये आपका ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन है। तो कह रहा है भैया व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फास्फेट 2 एटीपी मॉलिक्यूल आर यूज्ड। भैया 2 एटीपी नहीं होता, 1 एटीपी होता है। देखो ग्लूकोज था ना, तो एटीपी का क्या होता है आपका गामा बॉन्ड टूटता है और फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर ग्लूकोज पे होता है और वो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है। तो 1 एटीपी लगता है ना कि 2 एटीपी लगता है।
ठीक है, तो पहल का हो गया गलत। दूसरा का है व्हेन फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड 1 एटीपी मॉलिक्यूलर फॉर्म, बिल्कुल सही बात है भैया। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो 1 एटीपी तो बनता है, तो ये दूसरा का सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप गलत किए हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी ग्लाइकोलिसिस है, तो कह रहा है भैया एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा तो क्या होगा, तो एनारोबिक होता तो लैक्टेट बनता, आपका एथिल अल्कोहल बन सकता था, लेकिन एरोबिक जब होता है ग्लाइकोलिसिस तो वहाँ पे 2 पायरुविक मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 NADPH2 बनता है ना, तो NADH2 ऐसे कहोगे, पीन मत लगाना, फोटोसिंथेसिस में होता है। चलो अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमीनो एसिड कंटेन एरोमेटिक रिंग, तो देखो प्रोलीन में क्या होता है, प्रोलीन कैसा अमीनो एसिड है भाई, बताओ तो कोई मुझे बताओ। म्यूनो आइमाइनो अमीनो एसिड, यहाँ पे NH2 की जगह पे NH होता है, ओके। और हिस्टीडीन कैसा है, एसिडिक क्या नहीं बेसिक है बेसिक। हेट्रोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे, हाँ ठीक है। तो टायरोसिन हो गया, फेनिलएनालीन हो गया और ट्रिप्टोफैन हो गया। WTF मतलब WYF बोलते हैं, वाइफ ना, तो W से किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिप्टोफैन से। Y से रिप्रेजेंट करते हैं टायरोसिन को आई थिंक, और फेनिलएनालीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उससे एप्स, तो वाइफ से आप समझ सकते हो कि वाइफ जो होती है ना वो चक्कर में डाल देती है गोला गोला, समझ रहे हो ना लड़कों लोग, तो इसलिए यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है। अब बायोकेमिस्ट्री बता रही है वाइफ राउंड राउंड घुमा देती है, मतलब एरोमेटिक साइक्लिक स्ट्रक्चर। आप उसी में एक होता है ना लूप में फंस जाओगे जाके, आप सुबह उठोगे शाम को आओगे ऐसे लूपिंग करते रहोगे एरोमेटिक अमीनो एसिड की तरह, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने लगोगे आप, समझे। चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो प्राइमरी मैसेंजर होता है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर प्राइमरी मैसेंजर जो है वो हार्मोन है, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर हो गए कुछ हार्मोन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते भैया ना, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते तो वो सेल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं रिसेप्टर से बाइंड होकर सेकेंडरी मैसेंजर बनाते हैं, जैसे कि हो गया कैल्शियम हो गया, इनोसिटाल ट्राइफॉस्फेट यानी कि IP3 हो गया और CAMP हो गया, तो ये तीनों मिला जो हैं ये आपको सेकेंडरी मैसेंजर है। तो आप याद कर लेना कैल्शियम कहाँ, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम होता है वहाँ पे CAMP जो बनता है ATP से बनता है, जहाँ पे ATP रहेगा वहाँ पे एडेनालाइट साइक्लेज एंजाइम काम करेगा, ATP को बना देगा CAMP में। आप GPCR पढ़ोगे ना तो वहाँ पे CAMP पाथवे करके होता है वहाँ पे, फिर IP3 डैक पाथवे पढ़ोगे तो IP3 वहाँ पे काम करेगा, तो 1 2 3 दोनों होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इसेंशियल अमीनो एसिड, TB मिलपात करके एक फार्मूला होता है, ठीक है, उससे आप कर सकते हो। तो देखो अब क्या है आपका TB मिलपात, तो TVMILLPATH है, तो ग्लूटामिन वहाँ पे आएगा नहीं, तो देखो TB मिलपात है, आप ल्यूसीन लाइसिन मेथियोनिन और थ्रियोनिन है। आप कोई TB मिलपात को बता सकता है क्या इसमें कौन कौन सा आएगा, TB मिलपात मैं बता रहा हूँ, बताओ क्या क्या आएगा इसमें, बताओ भाई, सुने हो कोई। चलो ये छोड़ो, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड बताओ कोई, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। ओके वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। कंसीडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को, सक्सिनेट सक्सिनिल कोएंजाइम में NADH2 एंड CO2, जब अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड होता है उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस, तो कौन सा प्रोड्यूस होता है, मतलब डिहाइड्रोजनेशन भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक कार्बन निकलता है, सक्सिनिल कोएंजाइम में बनता है, आपका बनता है NADH2 एंड CO2 बनता है, सक्सिनेट नहीं बनता, सक्सिनिक एसिड नहीं बनता है, सक्सिनिक एसिड बनता है बाद में जब सक्सिनिल कोएंजाइम में पे रिएक्शन होता है तब आगे बनता है ना, तो 2 3 4 सही होगा। चलो आगे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग एसोसिएट विद, समझ में आ रहा है आप सबको कि नहीं, बोले नहीं समझ में आया तो भाई पूछ लिया करो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि सागरिका, निशा, सपना, दीप्ति, विकास पाठक, ईसा, वैष्णवी, आप सबको समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनोगे तो आएगा, मैं धीरे धीरे ही बता रहा हूँ। ओके, कह रहा है भैया हु एमंग द फॉलोइंग एसोसिएट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ वाई शेप्ड आर 2 चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल एप्लीकेबल टू बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो
10% एनर्जी का मॉडल दिया था लिंडमैन ने। उन्होंने बताया था भैया कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं 90% एनर्जी लॉस कर देते हैं, 10% सिर्फ एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाता है। फिर बाद में आए ओडम भैया, उन्होंने कहा कि भैया जो होता है ना, एक जो होता है आपका एनर्जी फ्लो, उसमें वाई शेप्ड मॉडल होता है। एक जाता है आपका ग्रेजिंग फूड चैन को, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, देखो एक ऑर्गेनिज्म का फेट क्या होता है इसे आप समझ सकते हो। जैसे एक मान लो ग्रास है, या खेत में आप पालक लगाए हो, पालक को क्या कर सकते हो आप, काट के लाके पकौड़ी बना के खा सकते हो। या तो ये हो सकता है आप ज़्यादा पालक लगा दे रहे हो तो पालक जो है उसी में सड़ गल के उसका डिकम्पोजिशन हो जा रहा है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है या तो उसको कोई खा लेगा या तो वो मर के मिट्टी में मिल जाएगा। तो यही ओडम भैया बताया था कि उस किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो फेट होता है, या तो उसको कोई ग्रेज कर लेता है, खा लेता है, या तो वो मर के मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये चीज़ है, टेरेस्ट्रियल हो या एक्वाटिक हो। जैसे मछली है, मान लो कोई कछुआ है तालाब में रह रहा है, अगर उस जिंदा बच गया तो मर के मिट्टी में मिल जाएगा। तो वाई शेप्ड मॉडल का वही मतलब है। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल लिस्टेड जेनरा बिलोंग द सेम क्लास ऑफ एल्गी। देखो कारा है आपका, क्लोरोफाइसिस है, फ्यूकस है आपका, थियोफाइसिस है, एंड पारिसिफोनिया द रोडोफाइसिस है। ये तीनों अलग अलग हो गए। वालवाक्स, स्पायरोगाइला, क्लैमाइडोमोनास सब हैं आपके क्लोरोफाइसिस, ये सही है। पोरपायरा इज रेड एल्गी, रोडोफाइसिस है। इक्टोकार्पस है आपका ब्राउन एल्गी, और यूलोथ्रिक्स है ग्रीन एल्गी। सारगासम ब्राउन, ई भी ब्राउन, ग्रेसिलेरिया रेड। तो आपका बी करेक्ट है, आप जानते रहेंगे ना। मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम में आप सीपेट या सीयूईटी या तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा जरूर। कफ शेप्ड होता है आपका क्लैमाइडोमोनास और वालवाक्स में। ग्रिडल शेप्ड या सी शेप्ड होता है आपका यूलोथ्रिक्स में। स्टिलेट होता है जिग्नेमा में। रेटिकुलेट होता है आपका ओडोगोनियम में। तो ये सारा चीज़ जानते रहेंगे। फिर से मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कोलियोराइजा, कोलियोराइजा जो होता है रूट के ऊपर का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। रूट के ऊपर का जो रेडिकल होता है, रेडिकल की जो कवरिंग होती है प्रोटेक्टिव, उसे कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल बोलते हैं जो प्ल्यूम्यूल का कवरिंग होता है, उसे कोलियोप्टाइल बोलते हैं। एपोगैमी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द मियोसिस। मतलब एपोगैमी है तो स्पोरोफाइट है, विदाउट द गैमेटिक फ्यूजन, ऐसे कर सकते हो आप। इंडोसियम क्या होता है, इंडोसियम जो होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, सोरल कवरिंग द टेरिडोफाइट। कॉर्डेक्स, देखो ट्री तीन तरफ। अब मैं पूछूंगा, चलो बताओ ट्री के हैबिट के आधार पे आप, मतलब हैबिट के आधार पे ट्री को कितने भागों में बांट सकते हो, बताओ तो, बताओ भाई। कौन कौन? मान लो ट्री को मैं ट्री को क्लासीफाई करने को बोल रहा हूँ, प्लांट को क्लासीफाई नहीं करा रहा हूँ मैं। ट्री को क्लासीफाई करो। 3 में कौन कौन? एक्स करंट, डी करंट, और कॉल्म, कॉर्डेस, एक्सकरेंट, एरोडेलिक्विशन। ओके, तो यही मेरे जैसे डेलिक्वेशन ट्री, जैसे नीम हो गया, आम हो गया, महुआ हो गया, जो चारों तरफ फैले होते हैं, दैट्स कॉल्ड डेलिक्वेशन। कॉर्डेक्स जो होते हैं वहाँ पे एक अनब्रांच्ड होता है स्टेम, उसके ऊपर क्राउन ऑफ द लीफ लगे रहते हैं, जैसे ताड़ी हो गया, नारियल हो गया, दैट्स इज कॉर्डेक्स। एंड एक और क्या बताया, एक्सकरेंट जो होता है जैसे पाइनस हो गया, वो एक्रोपिटल सक्सेशन में उस पर ब्रांच लगे होते हैं, मतलब नीचे से देखोगे तो फैला फैला रहेगा, ऊपर जाके कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आप प्लांट के हैबिट भी जानते रहेंगे ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो वो हो गया आपका। इंडोसियम है तो रेमेंटा भी जानते रहेंगे आप भैया। रेमेंटा का होता है, जब हम टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं तो टेरिडोफाइटा के जो नया नया ब्रांच आते हैं, नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं ना, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्राउनिश मल्टीसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, उसे हम रेमेंटा बोलते हैं। चलो आगे हम चलते हैं। संजीवनी बूटी हम क्या बोलते हैं, एक कोई मूवी आई थी यार अक्षय कुमार की, किसी ने देखा क्या, राम सेतु करके, किसने देखा? राम सेतु किसने देखा पहले ये बताओ। मैंने देखा था। देखे थे ना, वहाँ पे सिलेजिनेला का ही यूज़ था, बहुत सारे प्लांट दिखाए गए थे उसमें। ब्रापटेरिस, तो सिलेजिनेला ब्रापटेरिस वहाँ पे आपका संजीवनी। द अरबेंके प्लांट इज, तो देखो भैया न्यूट्रिशन के आधार पे प्लांट जो है सैप्रोफिटिक प्लांट हो गए, पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ये आप बढ़िया से पढ़ लेना। तो अरबेंके जो है टोटल रूट पैरासाइट है, रेफ्लेसिया भी टोटल रूट पैरासाइट है, स्ट्रीगा जो है वो टोटल स्टेम पैरासाइट आई थिंक है, नहीं पार्शियल स्टेम पैरासाइट। स्ट्रीगा क्या है, रूट क्या है कि स्टेम में, बताओ आप। स्ट्रीगा पार्शियल रूट पैरासाइट, हाँ वो बैगन पार्शियल रूट पैरासाइट। अगर टोटल स्टेम पैरासाइट आपसे पूछे तो आप कस्कुटा बताएंगे। यस, और आपका पार्शियल स्टेम पैरासाइट तो लोरेंथस है, सब आप बता सकते हो। चलो आगे चलते हैं। विस्कम और लोरेंथस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ पायरुवेट, मतलब इन विच ऑफ द लीफ पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू पीईपी।
तो देखो भैया क्या होता है ना, फाइनली जब हमारा मेलेट जो रहता है वो कहाँ से बंडल सीट सॉरी मीजोफिल सेल से बंडल सीट सेल में आता है, तो उसका होता है डी कार्बोक्सिलेशन C4 में, और कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है आपका केल्विन साइकिल में, तो वो पायरुविक एसिड वहाँ पे रहता है। तो पायरुविक एसिड जो होता है ATP को यूटिलाइज करके वो फिर से मीजोफिल सेल में आ जाता है, फिर से मीजोफिल सेल में वो बदल जाता है PEP में, जो कि एक्सेप्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो पायरुविक एसिड से PEP जो बनता है मीजोफिल सेल में बनता है, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, वृत्त का हिंदी कोई बता सकता है? वो C4 प्लांट में जो बंडल सीड सेल होते हैं वो वृत्त लाइक मैनर में बोलता है उसका अरेंजमेंट, इसे उसे क्रैंज एनाटॉमी बोलते हैं। और वृत्त का हिंदी कोई बता दो मुझे आज, वृत्त। एनीवन, गूगल मत करना। माला, यस। माला बोलते हैं, जैसे गोला गोला होता है ना, बहुत लोग पढ़ लेते हैं ना कि वृत्त लाइक अरेंजमेंट ऐसे करके, अब वृत्त का मीनिंग ही नहीं पता होता। इंटरव्यू में पूछा गया था हम लोगों से ड्यूरिंग द BSc, एक लड़का बोल दिया कि वृत्त लाइक अरेंजमेंट होता है, तो एग्जामिनर पूछ रहा था वृत्त क्या होता है, उस समय मुझे भी नहीं पता था। तो वो अलग बात है कि मुझसे पूछा नहीं गया, तो उसमें मुझे भी नहीं पता था कि वृत्त मतलब माला होता है। चलो आगे चलते हैं। द फ्लावर ओपन इन डे एंड क्लोज एट द नाइट, सच टाइप ऑफ मूवमेंट। देखो भैया इसका देखो रंग है, ये फोटोनेस्टी होगा आपका, फोटोनेस्टी होगा, जो इन रिस्पॉन्स टू लाइट जो फ्लावर ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं, फोटोनेस्टिक मूवमेंट। निक्टिनेस्टिक मूवमेंट पेटल का मूवमेंट होता है, जैसे बहुत सारे फैबेसी फैमिली के प्लांट होते हैं ना, वो अपने लीफ को ओपन और क्लोज करे तो उसको निक्टिनेस्टी आप बोल सकते हो। फोटो पीरियडिज्म वही होता है कि भैया कितना लाइट जरूरी है कि प्लांट में फ्लावरिंग हो सके, तो इसके आधार पे शार्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट बनाया गया है। एक मैंने बहुत ही बढ़िया ट्रिक बनाया है, अपने यूट्यूब पे डाला है। एक कोई लड़का है तो मतलब एक तोशिबा नाम की लड़की थी, वो बहुत रो रही थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, तो वही एक स्टोरी है 2 लाइन की, उसी पे आप पूरा प्लांट का मतलब याद कर सकते हो ना। चलो, और सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट आपको मिमोसा प्यूडिका में देखा जाएगा, लाजवंती बोलते हैं, उसके पत्तियां को छुओगे ना, टर्गर प्रेशर में चेंज होगा, वो पत्तियां मुन जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो वो बोलते हैं। चलो, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, तो कोई फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल होगा वहाँ पे या तो एंथर ओनली होगा या तो ओनली स्टिग्मा होगा, मतलब या तो एंथर की बात करें या गाइनोसियम होगा वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा ऑटोगेमी, बट जिएटनोगेमी को नहीं प्रिवेंट करेगा। मतलब ऑटोगेमी मतलब होता है उसी फ्लावर में से उसी फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो ऑटोगेमी कहेंगे, वो तो होगा नहीं। लेकिन दूसरे जिएटनोगेमी क्या होता है, देखो ऑटोगेमी बोलते हैं कि सेम फ्लावर में पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। लेकिन जिएटनोगेमी क्या बोलेंगे, एक ही प्लांट पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर रहेंगे, तो उसका मतलब एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर से वहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, तो जिएटनोगेमी, तो वहाँ पे तो जिएटनोगेमी हो ही सकता है। जिएटनोगेमी को हम क्या बोल सकते हैं, इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। पढ़े हो? बताओ भाई, जानते हो कि नहीं? हाँ, तो ऑडियो नोट में बहुत अच्छे से था। हाँ, मैंने नोट्स काफ़ी टेस्ट सीरीज वालों को जो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया उनको मैंने तो ऑडियो सब दे दिया है। अभी आज भी तो सारा आज का ऑडियो नोट आपने सुना सब लोगों ने, मिनरल न्यूट्रिशन और हाँ मिनरल न्यूट्रिशन के ऊपर ही दिया सारा। कैसा लगा? बहुत अच्छा था। अभी एक मैं मास्टर ऑडियो नोट दूंगा, आज ही रात को दे दूंगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो कहीं भी आपको किताब में नहीं मिलेंगी। तो अभी जैसे ही मैं खाली होऊंगा मैं उसको रिकॉर्ड करके दे दूंगा। चलो आगे चलते हैं ना। देखो आप पॉलिनेशन से भैया बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एडॉप्टेशन क्या है, हार्कोगेमी क्या है, हेटेरोस्टेलिटी क्या है, सारा चीज़। चलो आगे चलते हैं। फोटोनेस्टी होना चाहिए ना, हाँ फोटोनेस्टी ही होगा। मेल गैमिट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय द डिवीजन। आप देखो क्या होता है भैया, आपका क्या होता है वहाँ पे जब मेल न्यूक्लियस रहता है वो डिवाइड करता है, अनइक्वल डिवीजन करके जनरेटिव न्यूक्लियस बनाता है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनाता है ना। तो फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो लगातार डिवाइड करता है और इंटाइन को बाहर की ओर ढकेलता है। तो इंटाइन जैसे जैसे बाहर की ओर ढकेलता जाता है पॉलन ट्यूब बन जाता है, और जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करके क्या बनाता है, 2 मेल गैमिट बनाता है ना। तो आपसे पॉलन ट्यूब कोई हो पूछे तो पॉलन ट्यूब एक्चुअल में वेजिटेटिव सेल नहीं बनाता है, वो डिवाइड करता है। इसके वजह से इंटाइन जो होती है वो मतलब स्ट्रेच होती है, ये चीज़ है। एक क्वेश्चन होता है ना कि कोई अगर मान लो यूवी लाइट से अगर वेजिटेटिव सेल को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो कोई पूछता है कि तब बनेगा कि नहीं ये आपका पॉलन ग्रेन, तो बनेगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि वो पहुँच ही नहीं पाएगा बेचारा। चलो, रिमूवल ऑफ एक्जान एंड ज्वाइनिंग ऑफ इंट्रॉन, भैया ये क्वेश्चन मैंने उलट दिया था तो आप सबको बहुत मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में।
तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन होता है, ना कि एग्जान होता है। तो ये क्वेश्चन तो यही चीज़ होता है कि आप कितना एक्टिव है, कितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, यही चीज़ मैटर करता है। ऐसे एग्जाम में आप निगेटिव करके आते हो, कहते भैया मैंने तो सही किया था यार, सिलिकुआ आंसर था भैया, मैंने सिलिकुला लगा दिया भैया, अब हमारा क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में तो कुछ हो नहीं पाएगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोलते हो ओवर कॉन्फिडेंस मत रहा करो। जो भी क्वेश्चन सिंपल रहेगा ना वो भी आप गलत कर दोगे, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो ना कि क्या पूछ रहा है, कहाँ पे नाट है, कहाँ पे इनकरेक्ट है, कहाँ पे एक्सेप्ट दिया है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया, लास्ट में एक्सेप्ट जोड़ दिया, आपने देखा ही नहीं, कर दिए, गलत हो गया, खत्म। तो ऐसे LPP1 देखो, लिटिल प्री ऑर्गेनाइज प्रोटोसेल नाम का तो कोई चीज़ होता ही नहीं, मैंने कहीं देखा ही नहीं। वो तो बस मैं सोच रहा था कि एक फुल फॉर्म बनाते हैं और इन लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो मैं तो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था ताकि आप गलती कर सकें। LPP1 एक साइनोफेज होता है। साइनोफेज जो होते हैं वो एक तरह के बैक्टीरियोफेज होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। सबसे पहले सफर एंड मोरिस ने 1961 में इसकी डिस्कवरी की थी। तो लिटिल प्री ऑर्गेनाइज प्रोटोसेल कुछ होता ही नहीं। कितने लोग थे जो तुक्का लगाए हैं लेकिन गलत कर दिए, देखो। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाटर पॉल्यूटेंट एंड काज स्टेरिलिटी इन ह्यूमन बीइंग। तो भैया ये पारा नहीं होगा, मैग्नीज ही होगा। आप जाके देखेंगे ना, बहुत सारे रिसर्च पेपर इस पे पब्लिश है, तो इस पे आप कोई बहस नहीं कर सकते इस क्वेश्चन पे। आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट डिजीज, और लेड से होता है प्लम्बीजम करके बोलते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होता है वो। मैग्नीशियम से कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। पारा से होता है मिनीमाटा डिजीज। कोई और कुछ बच रहा है क्या? एक कैडमियम होता है ना, कैडमियम से क्या होता है गाइज, बताओ भाई, कैडमियम से क्या होता है? इटाई। नॉकनी डिजीज इसी को बोलते हैं ना, नॉकनी डिजीज। अरे बताओ तो। शायद, कंफर्म नहीं। अरे घुटने में जो नॉकनी डिजीज, कंफर्म कर लो आप। चलो, ये का है इतना रिएक्शन भाई, गलत हो गया तो। अच्छा, अगर मैं पूछूं टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है तो? टर्शियरी स्ट्रक्चर दिया था भैया एसएच कीम ने 1974 ईस्वी में ना। तो एसएच कीम ने दिया था टर्शियरी स्ट्रक्चर जो कि इन्वर्टेड एल शेप दिखता था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को होले ने प्रपोज किया था जो कि क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता था। तो आप टीआरएनए के बारे में देख लेना भाई, एक्सेप्टर आर्म, डीएचयू आर्म, डिसाइसी आर्म एंड सेवन टाइप के अनयूजुअल बेस होते हैं, वो चीज़ देख लेना आप उसमें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है। और सीसीए सीक्वेंस एक होता है 3' पे, वो भी देख लेना कि उसका काम क्या होता है। चलो अगला क्वेश्चन है भैया, ये देखो रूल है, आपको रूल के बारे में देख लेना यार, बहुत ही पूछता है। जॉर्डन रूल तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। किसी को जॉर्डन रूल के बारे में पता है क्या? वर्टिब्री क्या क्या है जॉर्डन रूल? कोई बताए भाई, सीनियर लोग या जूनियर लोग, कोई भी जॉर्डन रूल बताओ। मछली वाला तो वो फिश से रिलेटेड है, जो फिश वाटर में, वार्म वाटर में होती, शायद उनकी वर्टिब्री बड़ी छोटी ऐसी। हाँ, जो ठंडे जगह पे ठंडे वाटर में रहती है उसके पास वर्टिब्री की नंबर कम होती है, जो गर्म में होती है शायद वहाँ पे वर्टिब्री की नंबर ज़्यादा होता है, या तो मैं उल्टा बता रहा हूँ, देख लेना आप। ये तीनों जान जाओ आप। ग्लॉगर रूल वो होता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ग्लॉगर कलर से रिलेटेड है। ग्लॉगर रूल मतलब जो ठंडे जगह पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो मतलब वाइट होंगे, और जो गर्म जगह पे होंगे वो ब्लैक, ऐसे ब्लैक किस टाइप के होंगे। तो ये चीज़ है। बर्गमान रूल, जो ठंडे जगह पे रहेंगे उनका बॉडी साइज बड़ा होगा, और जो ठंडे जगह पे होंगे मतलब जो गर्म जगह पे होंगे उनके बॉडी साइज छोटा छोटा होगा। एलियन रूल क्या होता है भैया, जो ठंडे जगह पे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो कान होता है, पूँछ होता है, जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, पूँछ हो गया, ठंडे जगह वालों का छोटा छोटा रहेगा, और जो गर्म जगह रहेंगे ऑर्गेनिज्म तो उनका कान वान बड़ा बड़ा रहेगा। जैसे हमारे इधर देख लो ना, बकरी वकरी देख लो, भैंस वैंस देख लो, इनका कान कितना बड़ा बड़ा होता है। आप पोलर बियर को देख लो, ये सब का देखोगे छोटा छोटा होता है बहुत। तो ये चीज़ है इकोलॉजी के रूल से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैमल पोसेसेस ओवल शेप्ड इरिथ्रोसाइट। तो कैमल और लामा होता है भैया, इनका जो रेड ब्लड सेल होता है ओवल शेप्ड होता है, इनके पास जो होता है न्यूक्लियस भी रहता है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान देंगे, तक जीके का क्वेश्चन था ना, तो आप गलत मत करो। यूनिसेलुलर, कितने लोग सही किए? चलो आज सही किए, काल काफ़ी गलत किए थे इसलिए मैं इसको रख दिया था। यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मस सेल आर कॉल्ड। तो यूनिसेलुलर इलोंगेशन जो होता है उसे रूट हेयर बोलते हैं। मल्टी सेलुलर इलोंगेशन की बात करें तो ट्राइकोम बोलेंगे। ट्राइकोम प्रिवेंट द ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट। ओके, तो बस हो गया ख़त्म। टॉपर लोग हमारे यही हैं, शालिनी मैम एंड सूरज, दीप्ति, मितेश, आशीष, शिवम परमार सर, प्रतिभा, हेलियंथस कौन है, भाग्यश्री है क्या, द्रोणालिनी,
तो भैया जो टॉप 20 में है बहुत अच्छा तरीके से आप कर रहे हैं, बने रहिए। आप किसी को कुछ बोलना है क्या? 53 लोग, बताओ भाई, समझ में आ गया? बताओ बताओ जल्दी बताओ।